हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूँ विमेन कॉमर्स एकेडमी में। देखिए, अपने पार्ट बी से क्लास 12th फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था। और होप सो अब तक हम जो इसमें डिस्कस कर चुके हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर है। हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को और उसमें आने वाले एलिमेंट्स में शेयर होल्डर फंड और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इन दोनों मेजर हेडिंग्स के बारे में अब तक देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं और इसकी सब हेडिंग्स क्या क्या है, इनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर लेकर आइए ताकि वो भी क्लासेस का बेनिफिट ले सके। यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पार्ट बी, क्लास 12, डीके गोयल सर की बुक से मैं ये आपको करवा रहा हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, होप सो कि आपको क्लियर है, दिखाई दे रही है सारी बात। चलो मैं एक बार फिर से इसको शेयरिंग कर देता हूँ, शायद कहीं दिक्कत हुई। चलिए, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी दैट इज रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स फंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट से जो है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पर तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, थर्ड मेजर हेडिंग है हमारी। थर्ड मेजर हेडिंग है। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, शेयर होल्डर फंड के बारे में डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने तीन सब हेडिंग देखी। तीन सब हेडिंग में अगर बात करें तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये हम देख चुके थे पहली मेजर हेडिंग। और दूसरी मेजर हेडिंग हमने क्या देखी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, ये हमने देखी। अब थर्ड वन जो है मेजर हेडिंग हम पढ़ रहे हैं दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें आप याद रखिएगा चार सब हेडिंग होती हैं और उसको आप एक वर्ड से याद कर सकते हैं, DOLL। सीक्वेंस में लिखने के लिए एक एल पहले लगा लीजिएगा और बोलिएगा एल। क्या बोलेंगे आप, एल, एल, एल। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मेजर हेडिंग्स बन जाएगी। चलिए चार मेजर हेडिंग्स के बारे में समझते हैं। उससे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज इज अ लायबिलिटी विच इज नॉट क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज। यूनिवर्सल डेफिनेशन है ये, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। जो करंट नहीं होती वो नॉन करंट होती है, सीधी सी बात है। सो नॉन करंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कैसे क्लासिफाइड की गई है ये, पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं, जो एक साल से ज्यादा के लिए बेसिकली रेफर करती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रेफर्स टू लोन्स टेकन बाय द कंपनी एंड बोरोइंग्स शैल बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स व्हेन दे आर पेबल बाय द कंपनी आफ्टर 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के बाद जब वो पेबल होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, जब हमने लोन लिया है उस तारीख से लेके 12 महीने के बाद जो पेमेंट, इट शैल बी शोन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इसमें हम क्या क्या चीजें शामिल करते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स जिसमें लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज हो जाते हैं शामिल, एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये बेसिकली हमारा पोर्शन शामिल होता है। और एक छोटा सा बात, जो इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ ध्यान देने की है, कहता है करंट सम पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मे बी ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स। तो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट will be shown under the short term borrowings as current maturities of long term debts। अगर ये आप इसको जो है इंपॉर्टेंट मान के नोट करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा बिल्कुल। क्योंकि आजकल इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि अगर लॉन्ग टर्म डेट्स का कोई करंट मैच्योरिटी पार्ट है तो उसे कहाँ दिखाया जाएगा, तो उसे दिखाया जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। कहाँ दिखाया जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स किसका पार्ट होता है, बेसिकली करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकंड है हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को समझने से पहले आप एक कंसेप्ट समझिएगा छोटा सा। हमारे पास दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, एक होती है टैक्सेबल इनकम और एक होती है अकाउंटिंग इनकम। कैसी इनकम, अकाउंटिंग इनकम। जो अकाउंटिंग इनकम होती है दैट इज, यू कैन से दैट बिजनेस इनकम। कौन सी इनकम होती है हमारी, बिजनेस इनकम होती है। और जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इनकम की तो इट इंक्लूडिंग द
फाइव टाइप्स ऑफ डिफरेंट हेड्स, लाइक सैलरी हेड की इनकम आ सकती है, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आ सकती है, अदर सोर्स की इनकम आ सकती है, कैपिटल गेन आ सकता है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ सकती है। तो ये अलग अलग इनकम होती है। तो इन जो टैक्सेबल इनकम होती है वो अकाउंटिंग इनकम से बिल्कुल अलग होती है। तो इन दोनों के बीच में जो टैक्स का डिफरेंस क्रिएट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स। इधर एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में समझें। टैक्सेबल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम इज द इनकम बेस्ड ऑन द टैक्स लॉ, जो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट है उसके लॉज के अकॉर्डिंग ये डाली जाती है। और अकाउंटिंग इनकम जो है वो डिटरमाइंड एज पर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द एक्सपर्ट एंटरप्राइज। जो एंटरप्राइज होता है उसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिसेस फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन में भी चेंज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पर ही डेप्रिसिएशन अलाउड करना है। सो डिफरेंस विल अराइज बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम, जिसके कारण हमारा इनके बीच में क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। सो अकाउंटिंग इनकम इज रिपोर्टेड by the statement of profit and loss of the enterprises. So current practice has been to make provision for tax on the taxable income. However, tax can also be calculated on the accounting income. The difference between tax on accounting income and taxable income is called deferred tax. तो दोनों पे जो टैक्स निकलता है, उन दोनों में जो टैक्स का अंतर बनता है वो क्या कहलाता है, डेफर्ड टैक्स कहलाता है। नाउ व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? जब हमारी अकाउंटिंग इनकम क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, टैक्सेबल इनकम से, तो हमारे पास क्या निकल कर आती है, टैक्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर ये उल्टा हो जाए, अकाउंटिंग इनकम जो है हमारी वो लेस देन हो जाए टैक्सेबल इनकम से, तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो कहलाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हालांकि पर्पज के लिए नहीं है, प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए नहीं, लेकिन आपको मेजर हेडिंग के अंतर्गत ये एक सब हेडिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये भी एक सब हेडिंग होती है। थर्ड वन है करंट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज। ये भी हमारा इवोल्यूशन के पर्पज से क्वेश्चन में नहीं आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर दिखाए गए हैं तो। और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इफ प्रेफरेंस शेयर आर पेबल आफ्टर द 12 मंथ्स ऑन द रेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये भी हमारे क्या है, एग्जांपल है किसके, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये अगर आपके पास अमाउंट आती है तो इनको कहाँ दिखाओगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात जो है वो क्या है कि एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज नॉट रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो आपने सब ध्यान रखना है, बाकी इसका कहीं पर कैलकुलेशन में कोई नाम नहीं आएगा। However, their presentation in the balance sheet can be examined in the board's examination. तो ये प्रेजेंटेशन तो आपसे पूछ सकता है मेजर एड सब के तौर पे, अदरवाइज प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए डी पर चलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस फॉर विच द रिलेटेड क्लेम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ, जो 12 महीने के बाद जिनके क्लेम सेटल्ड होंगे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उनको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स सच एज प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स एटसेट्रा, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल, हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जांपल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने नॉन करंट लायबिलिटी को डिस्कस किया, और नॉन करंट लायबिलिटी में चार हेडिंग देखी हमने, कौन कौन सी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो प्रोविजंस में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स एटसेट्रा हमारे शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज के बारे में भी, तो हमारी जो है बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, वो लायबिलिटी जो कि एक साल के अंतर्गत हमें पेड करनी होती है, या जो सेटिस्फाई करती हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया दिया गया है इनमें से कोई भी बात अगर वो सेटिस्फाई कर देगी तो हम उसे करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डाल देंगे। सबसे पहला है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनी एज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आपको पहले डिस्कस की थी, अगर ना पता हो तो 12 महीने मानी जाती है। होती क्या है, रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेके कन्वर्जन इनटू कैश
में कन्वर्ट करने तक की प्रोसेस में जितना भी समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। या तो वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में सेटल्ड हो, या फिर या फिर हेल्ड फॉर प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ट्रेड करने के पर्पज से रखी गई हो। इट इज अ लाइबिलिटी विच कंपनी होल्ड्स with an intention to trade, that is purchase and sell. For example, a company has issued 5 lakh debentures of rupees 10 each. It decided that out of these debentures, it will be traded in 1 lakh debentures and for purchase and sell of these debentures. In such a case, 4 lakh of debentures of rupees 10 each will be shown as non-current liability and 1 lakh of debentures of 100 each as to be known as current liability. जिनको ट्रेड करने के पर्पज से रखा गया तो वो हमारी क्या मानी जाएंगी, करंट लायबिलिटी मानी जाएंगी। या फिर इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट, 12 महीने के अंदर जिनकी हम पेमेंट करते हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है। इफ अ लायबिलिटीज इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल from the date of balance sheet, it is to be called as current liability. So ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी को हम नॉर्मली 12 महीने या उससे ज्यादा का भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 12 महीने की होती है। होती क्या है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। शेड्यूल थर्ड, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉर द प्रोसेसिंग and their realization into cash or cash equivalents where the normal operating cycle cannot be identified, it is to be assumed for 12 months। तो इसको 12 महीने का माना जाता है। एक एग्जांपल दिया गया है इसके बारे में, इसको आप समझ लीजिए। कैश हमारे पास है, उसको हमने रॉ मटेरियल से परचेज किया और इन्वेंट्री को हम 4 महीने तक अपने पास रखते हैं, होल्ड करते हैं। फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं, 3.5 महीने इसमें लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में एज अ फिनिश गुड्स। उसको फिनिश गुड्स को 2.5 महीने तक हम अपने पास रखते हैं और फिर इसको गुड्स को क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं, कन्वर्टेड टू द ट्रेड रिसीवेबल्स। और क्रेडिट पीरियड अलाउड करते हैं 3 महीने का, और उसके बाद ये वापस से हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जितना भी हमारा समय लगा, ठीक है, 4 + 3.5 + 2.5 + 3, तो टोटल 13 मंथ। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल कितने की हो जाएगी, हमारी 13 महीने की हो जाएगी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की ऑपरेटिंग साइकिल का हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है। क्लियर है ये बात? चलिए, इन केस ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो हम इसे कितने महीने का मानते हैं, 12 महीने का मानते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, say 15 months, then all liabilities of that business which are due for settlement within 15 months of the balance sheet date shall be classified as current liabilities। ठीक है। In operating cycle of the period of less than 12 months, say 8 months, then all the liabilities of business which are due for settlement within 12 months of the business of the balance sheet date are to be classified as current liability। तो देखिए, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अगर हमारा 8 महीने का है, तो भी क्या कह रहा है कि जितनी भी लाइबिलिटीज है जो 12 विदिन विदिन 12 मंथ्स, विदिन 12 मंथ्स सेटल्ड हो जाएंगी, तो वो करंट ही मानी जाए। वो क्या मानी जाए, करंट ही मानी जाए, उनको नॉन करंट में ना डाला जाए। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ही 12 महीने से ज्यादा का है, तो फिर चाहे आपकी कोई भी लाइबिलिटी हो, अगर वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आती है तो उसको हम क्या मानेंगे, करंट मानेंगे। अदरवाइज नॉन करंट में तौर पे कंसिडर की जाएगी। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से क्या है, कम है। यहाँ पर भी 12 महीने से क्या है, कम है। यहाँ पर भी 12 महीने से क्या है, कम है। ठीक है। ये 12 महीने से ज्यादा है, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, ग्रेटर देन 12 मंथ्स। और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल क्या है हमारा, 10 महीने, यानी विद इन 12 मंथ सेटल्ड है, तो ये क्या मानी जाएगी, करंट लाइबिलिटी। ये क्या है, ये भी विद इन 12 मंथ्स आ गया, तो ये भी क्या मानी जाएगी, करंट लाइबिलिटी। ये मोर देन 12 मंथ्स आ गया, तो ये क्या मानी जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी 12 महीने, 15 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है और 12 ही महीने में हम पेड कर रहे हैं, तो ये क्या मानी जाएगी, करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी। ये भी 13 महीने में पेड हो रही है, तो ये भी क्या मानी जाएगी, करंट लाइबिलिटी। ये 18 महीने में आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो ये क्या मानी जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। और ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, तो ये क्या मानी जाएगी, करंट लाइबिलिटी। होप्स हो कि आपको ये जो बातें मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। चलिए, तो आप इनका ये सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका खुद से रीड करना है। आइए हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज के क्लासिफिकेशन पर। शेड्यूल थर्ड, प्रिस्क्राइब करंट लायबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इनको 4 पार्ट में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स
ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो आप एक वर्ड याद करिएगा, TSS, टोस। तो शॉर्ट टर्म जो करंट लायबिलिटीज होती है उनको हम चार मेजर सब हेडिंग में बांटते हैं। ट्रेड ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सीक्वेंस में लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस, ठीक है, एस। चलिए वन बाय वन के बारे में देखते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती है? जो एक साल, विद इन 12 मंथ्स में जिनका सेटलमेंट हो जाएगा फ्रॉम द टेकिंग द लोन और बैलेंस शीट डेट, तो उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से हम क्लासिफाई करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या शामिल होता है? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स जो कि विद इन 12 मंथ्स क्या है, पेबल है डेट ऑफ बैलेंस शीट से, आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, अभी हम ये पढ़कर आए थे और भी कि अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और वो 12 महीने में सेटल्ड होने वाली है तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। लॉन्ग लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, मतलब लोन फ्रॉम अदर पार्टीज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, वो भी हमारा क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ही कंसिडर्ड किया जाएगा। डिपॉजिट्स ऑल्सो अवर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस स्पेसिफिक नेचर का अगर कोई है तो वो भी हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। नाउ व्हाट इज ट्रेड पेबल? अ पेबल शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड पेबल if it if it is in respect of amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business. So it includes sundry creditors and bills payable. इसमें दो ही एलिमेंट आते हैं, याद रखने हैं आपने ट्रेड पेबल्स के अंदर। नेक्स्ट है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या शामिल होता है? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। फॉर एग्जांपल, if a company pays interest on debenture half yearly on 30th June and 31st December, so assuming that the company prepares its accounts on 31st March 2024, and if the interest due on these debenture up to 31 December 2023 remains unpaid on 31 March 2024, so it will be called as interest accrued and due. And interest on the award debenture from 1st January 2024 to 31 March 2024 will be called as interest accrued but not ठीक है, क्योंकि कंपनी के अकाउंट्स 31 मार्च को बंद होते हैं और हम पेमेंट कब कर रहे हैं? 30 जून, 31 दिसंबर को। तो 31 मार्च वाले दिन जो जनवरी से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट होगा वो क्या माना जाएगा हमारा? दैट इज इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। कब होगा? 30 जून को। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 30 जून को ड्यू होगा, लेकिन हम 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों ही हमारे किसका पार्ट होंगे? अदर करंट लायबिलिटीज का। इसके अलावा इसमें क्या क्या आता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड भी इसी में आता है हमारा। अनक्लेम्ड डिविडेंड भी इसी में आता है। या फिर आप अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड्स भी हमारा इसी में आता है। ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन शोन अंडर द अदर करंट लायबिलिटीज। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया एप्लीकेशन पर और जो इसका हमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, हमें रिफंड करना है, तो वो भी हमारी क्या मानी जाएगी? अदर करंट लायबिलिटीज मानी जाएगी। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। अगर कोई मैच्योर डिपॉजिट है और वो पेड नहीं किए हैं, पेड करने हैं अभी, तो वो हमारी अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट माना जाएगा। अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। अनपेड मैच्योर मैच्योर तो हो गए, पेमेंट करनी थी लेकिन अभी पेमेंट करी नहीं है, वो भी हमारी अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट माना जाएगा। अदर पेबल सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट देयर ऑन, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविडेंट फंड पेबल्स, जीएसटी पेबल्स एटसेट्रा, ये सब हमारी क्या मानी जाएंगी? अदर करंट लायबिलिटीज मानी जाएंगी। आइए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पर चलते हैं। व्हाट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को अगर हम बात करें तो ये वो प्रोविजन होते हैं जो लायबिलिटीज के अगेंस्ट बनाए जाते हैं, लाइकली टू अराइज विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने में अराइज होने वाली है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इनमें क्या क्या शामिल होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स जो 12 महीने में सेटल्ड होने वाले हों हमारे, या अदर सच एज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में शामिल करते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात पर ध्यान देना है। वो क्या बात है कि भाई डिफरेंस होता है लाइबिलिटीज एंड ए प्रोविजंस के बीच में। इफ एन अमाउंट इज पेबल इन फ्यूचर एंड
figure is exact, then it is called a liability. For example, salary for the month of March totaling rupees 2 lakh is outstanding on 31 March. Such as amount of outstanding salary is definite a liability. And if amount of liability is not certain, it will be a provision such as provision for taxation. अगर वो सर्टेन नहीं है कितना पैसा जाएगा तो उसके लिए हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आल्सो. रिजर्व्स और प्रोविजन में भी क्या है, हमारा अंतर होता है. रिजर्व्स मींस accumulated profit and it is created to strengthen the financial position of the financial position of the company, whereas to meet the unforeseen or unknown liabilities are and losses is called बेसिकली रिजर्व्स. उनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स बोलते हैं. प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन इज एन अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर नॉन लायबिलिटीज. ये किसके लिए रखे जाते हैं, अननोन के लिए रिजर्व्स. और ये किसके लिए रखी जाती है, नॉन लायबिलिटीज के लिए रखी जाती है. whose amount is as yet not certain. Provision is made to meet the specific liability of which the amount cannot be determined with the substantial accuracy. Provision is also made for known losses, that is known as provision for depreciation. तो होप सो कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज में हम क्या क्या शामिल करके चलते हैं. तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवर्स जरूर देख लीजिए ताकि अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप उसको समझ पाए. तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया. ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ. ये दीज आर रिलेटेड टू द बैलेंस शीट क्वेश्चन. तो आप इसको 5-6 क्वेश्चन जितने भी दिए हैं इनको एक बार जरूर करके देखिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेट्स के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेट्स के बारे में. ठीक है, यू कैन सी दैट एसेट साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो टिल दैट थैंक यू वेरी मच. अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज आप मुझे मोटिवेशन के तौर पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका मोटिवेशन मुझे मोटिवेट करेगा और ज्यादा वीडियोस, अच्छी वीडियोस डालने के लिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे.